दिन से लेकर सरकार बनाने तक, मंत्री बनाने से लेकर विभाग बांटने तक नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ही फ्री हैंड से काम कर रहे हैं और कहीं कोई टकराव अभी तक दिखा नहीं। नरेंद्र मोदी इस मामले में पूरी तरह से रिलैक्स है कि जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही सरकार कंटिन्यू करेगी। वही होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से हैं जो नेगेटिविटी या सेटबैक में फंसकर अपनी स्पीड को स्लो नहीं होने देते और ना ही वो इस इंतजार में रहते कि चीजें अपने आप ऑटो मोड में ठीक हो जाएंगी। इसलिए अगर आप देखिए कि बीजेपी की सीटें भले ही कम हो गई, लेकिन उन्होंने इस सेटबैक को हावी नहीं होने दिया। सरकार तुरंत बनी, काम खटाखट शुरू हुआ। भले कांग्रेस ने कहा था कि खटाखट पैसा आएगा और अब लोग पैसा मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, लेकिन काम खटाखट शुरू हो गया नरेंद्र मोदी सरकार में। और इस पचड़े में वो नहीं पड़े कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतनी सीटें कम क्यों हो गई। नंबर गेम के गम में फंसने की बजाय उन्होंने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर इटली के लिए रवाना भी हो गए। वहां वो G7 समिट में शामिल होने के लिए गए। G7 दुनिया के 7 बड़े देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, ब्रिटेन है। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि जब इसमें इंडिया है, ये नहीं है, तो मोदी जी गए किस लिए भाई? हालांकि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जब भारत G7 का हिस्सा नहीं है तो फिर इस बैठक में भारत को क्यों बुलाया गया, भारत वहां क्यों गया, तो पहले यह समझिए कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत को अलग से G7 देशों के समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। भारत को अब तक 11 बार G7 की बैठक में विशेष गेस्ट के तौर पर बुलाया जा चुका है और नरेंद्र मोदी को तो लगातार 5वीं बार G7 की मीटिंग का न्योता मिला है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि G7 देशों के लिए भारत की कितनी अहमियत है और G7 में शामिल देश ये जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर पहुंचना या उसे फाइनल करना शायद उचित नहीं हो। आज भारत की यह पावर है। G7 देशों के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध और G7 में शामिल देश ये जानते हैं, मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत वो देश है जो इस युद्ध के लिए गए किसी भी बड़े फैसले में जरूरी इनपुट दे सकता है। पिछले साल जब भारत ने G20 देशों का सफल आयोजन किया था तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ही थे जो युद्ध के मुद्दे पर सभी देशों को एक मंच पर, एक पेज पर लेकर आए थे। G20 के दौरान भारत ने कई विवादास्पद मुद्दों पर दुनिया के दूसरे सदस्य देशों के साथ सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत की दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी G7 में बुलाए जाने की वजह हो सकती है। G7 देशों में 4 देश फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा, इन सब की अर्थव्यवस्था टॉप 10 इकोनॉमी के हिसाब से भारत से पीछे है। भारत ही वो इकलौता बड़ा देश है जिसके G7 देशों में शामिल ज्यादातर देशों से अच्छे और मजबूत संबंध भी। ये नए भारत की पावर है और इसीलिए नरेंद्र मोदी को वहां बुलाया गया है कि बॉस आप भी आइए। सब बड़े लोग बैठ रहे हैं, बड़े देश बैठ रहे हैं, तो आपका भी होना जरूरी है बॉस। आपके बिना कैसे चलेगा इंडिया के बिना? तो नरेंद्र मोदी गए वहां। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री के न्योते पर G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। इटली यूरोप का एक मजबूत देश है और वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली का ताकतवर नेता माना जाता है। पिछले 3 साल में यह पीएम मोदी का दूसरा इटली दौरा होगा। इससे पहले वो साल 2021 में G20 समिट के लिए इटली गए थे। पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री भी G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आई थी। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच मजबूत रिश्ते हैं। दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों नेताओं का इस बात पर जोर रहा है कि कैसे भारत और इटली के संबंधों को मजबूत किया जाए। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों नेताओं का नजरिया एक जैसा ही है। G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के बड़े नेता इटली पहुंच रहे हैं। वहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सभी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कर रही है। इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखी जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का स्वागत किया तो उस दौरान वो हाथ जोड़कर नमस्ते करती दिखाई दी। अब जॉर्जिया मेलोनी की इस तस्वीर पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह भारत की संस्कृति की ग्लोबल पावर का असर है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी नमस्ते कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से वो आए हैं, उनका जॉर्जिया मेलोनी जो है वो नमस्ते करके स्वागत कर रही है। अब इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इटली जाने से पहले नरेंद्र मोदी 2 जरूरी काम भी निपटा कर गए। पहले उन्होंने कुवैत पर मीटिंग की जहां कई भारतीय आग लगने की घटना में मारे गए। वहां पर उन्होंने अपने विदेश राज्य मंत्री को तुरंत भेज दिया। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी मीटिंग भी की जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिया कि किसी तरह की कोई कसर मत छोड़िएगा। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी अपने टीम को भी सेट करते जा रहे हैं।
जिस तरह से उन्होंने अपने टॉप मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया, वैसे ही उन्होंने टॉप अधिकारियों की टीम में भी कोई बदलाव नहीं किया। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसके रूप में अजीत डोवाल का जिम्मा जो है वो फिर से दोहराया गया है। गुरुवार को अजीत डोवाल तीसरी बार एनएसए के तौर पर अपॉइंट किए गए। इसी के साथ सबसे लंबे समय तक एनएसए रहने का रिकॉर्ड अजीत डोवाल के नाम पर हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने पीके मिश्रा को फिर से प्रधान सचिव का जिम्मा सौंपा है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने दोनों टॉप अधिकारियों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम तो पुरानी वाली टीम ही दिख रही है, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस नए आते जा रहे हैं। मोहन भागवत 5 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए और गोरखपुर में संघ के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम चल रहा है। मोहन भागवत उसी में शामिल होंगे और वो 17 जून की सुबह तक गोरखपुर में ही रहेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के कई जिलों से संघ के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जैसे रिजल्ट आए उसके बाद यूपी में संघ का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मंथन चल रहा है। इंडी गठबंधन पार्टी मूड में, यहां बीजेपी, मोदी, आरएसएस, योगी सब जो है अपना गियर शिफ्ट कर चुके हैं 50 सीट गवाकर। यूपी के नतीजों को लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। बड़े से बड़े एक्सपर्ट फेल हो गए क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं लग रही थी कि कोई एंटी बीजेपी या एंटी इनकम्बेंसी दिख रही हो। सब कुछ ठीक दिख रहा था। फिर भी यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 2019 के मुकाबले 28 सीटें गंवा दी और यह बहुत बड़ी बात है। यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीट मिली, सपा को 37 सीट जीतकर वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई लोकसभा में। जो कांग्रेस अमेठी तक पिछली बार हार गई थी, वो कांग्रेस इस बार अखिलेश से गठबंधन करके 6 सीट जीत गई। मायावती का तो विधानसभा चुनाव से ही बुरा हाल था। उनकी पार्टी लोकसभा में भी 1 सीट तक नहीं जीत पाई, 0 पर सिमट गई। अब यूपी में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को कई चीजें दुरुस्त करनी होगी क्योंकि खराब नतीजों के बाद भीतरघात के आरोप लग रहे हैं और ये खुद बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। कई कैंडिडेट बोल चुके हैं भीतरघात की बात कि बीजेपी के अपने नेताओं से ही सपोर्ट नहीं मिला। यूपी में टिकट बांटने के सिस्टम को भी पूरी तरह से ठीक करना होगा क्योंकि ये बातें भी उठ रही हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से कई सीटें गंवा दी बीजेपी। इसके अलावा अधिकारियों के रवैये को लेकर कई बातें कही गई, उस पर काम करने की जरूरत है। बीजेपी ने यूपी में 2014 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक जो जातिगत समीकरण बनाया उसमें सेंध कैसे लग गई, इसका कारण पता करना भी बीजेपी के लिए बड़ा अहम है। बीजेपी को अब जातिगत समीकरण ठीक करने के लिए नए सिरे से काम करना होगा क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव पहले खड़ा है, उसके बाद ना 29 आएगा, अभी तो 27 पहले है। अखिलेश यादव के पीडीए वाले जातिगत समीकरण की काट बीजेपी को ढूंढनी होगी जो इस चुनाव में हिट रहा। बीजेपी पिछले 4 चुनाव यानी 14, 17, 19 और 22 में पिछड़ा, युवा और महिला वोटर के दम पर एक तरफा जीतती आई। बीजेपी को यह पता करना होगा कि पिछड़े, युवा और महिला में से कौन सा वोटर उसके हाथ से खिसका है जिस पर उसे जल्द से जल्द काम करना होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पहले की तुलना में बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो पिछले चुनावों से बहुत ज्यादा काम करना होगा बीजेपी को क्योंकि बीजेपी को विरोधियों को 2024 के नतीजों से लाइफलाइन मिल चुकी है और आगे ये और ताकतवर हो सकते हैं, ये उनको भी पता है। तो जैसे आपको पता है कि भाई सामने वाला ये सोचे बैठा कि हम तो मैच हार ही रहे, तो उम्मीद ये रहती है कि वो फुल टॉस फेंक देगा, लेकिन 2-3 विकेट गिरते बॉलर में भी जोश आ जाता है कि